हे गाइस, आज हम चैप्टर 7 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया था और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर पे जो है अशोका। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री। मौर्यन पीरियड के सबसे फेमस एम्परर हैं ये, और जो इंडियन करेंसी पे लायंस के एम्बलम बने होते हैं, अशोका ने स्टोन स्कल्पचर्स बनवाए थे ऐसे लायंस के और उनको मैसिव पिलर्स पे प्लेस किया था। सारनाथ एक जगह है वहां पे, और वहीं से वो एम्बलम आता है जो इंडियन करेंसी पे प्रिंट होता है। अशोका इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इंस्क्रिप्शंस। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आपको याद होगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी हार्ड सरफेस पे जब कार्विंग्स करी जाती है, राइटिंग करी जाती है, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अशोका के इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स और ऑन रॉक सर्फेसेस। उनके मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस प्राकृत में थे, विच यू नो इज द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। अशोका एक और चीज के लिए जाने जाते हैं, हिज वॉर इन कलिंगा। कलिंगा इज द एंशिएंट नेम फॉर कोस्टल ओडिशा। अशोका ने एक बहुत ही फेमस वॉर लड़ा था कलिंगा को कॉन्कर करने के लिए, और वो जीत भी गए थे। बट ही वॉज हॉरिफाइड बाय द वायलेंस एंड ब्लडशेड कॉज्ड बाय वॉर एंड ही डिसाइडेड that he will not fight any more wars. पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में he is the only king जिन्होंने वॉर जीतने के बाद भी अपनी कॉन्क्वेस्ट को गिव अप कर दिया और वॉर को भी गिव अप कर दिया। अशोका का एक इंस्क्रिप्शन है जो उनके कलिंग वॉर के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है। किंग बनने के 8 साल के बाद अशोका ने कलिंग को कॉन्कर किया था, 1.5 लाख पीपल को कैप्चर किया और वॉर में 1 लाख लोगों की डेथ हो गई। इतना सारा डिस्ट्रक्शन और ब्लडशेड देख के ही डिसाइडेड कि अब वॉर नहीं लड़ना है। अशोका का मानना था कि जब भी किसी इंडिपेंडेंट लैंड को कॉन्कर करा जाता है तो लैक्स ऑफ पीपल डाई, बहुत सारों को प्रिजनर्स लिया जाता है। जो अच्छे लोग हैं, ब्राह्मण्स, मॉन्क्स, गुड पीपल, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबकी डेथ हो जाती है। इसीलिए अशोका ने कहा था कि ही विल ऑब्जर्व धम्मा और दूसरों को भी धम्मा के बारे में सिखाएंगे। अभी हम बात करेंगे कि धम्मा क्या होता है। अशोका का मानना था कि लोगों को धम्मा से विन ओवर करना कहीं ज्यादा बेटर है दैन उनको फोर्स से कॉन्कर करना, और उन्होंने ये मैसेज इसलिए इंस्क्राइब कराया था जिससे उनकी फ्यूचर जनरेशंस को मालूम हो कि वॉर नहीं लड़ना है, धम्मा स्प्रेड करना है। धम्मा इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म। तो मतलब धर्म और धम्मा सेम ही चीज है बट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। अशोका के धम्मा में गॉड को वर्शिप नहीं किया जाता था या किसी भी तरह का सैक्रिफाइस परफॉर्म नहीं किया जाता था। अशोका अपने सब्जेक्ट्स की, मतलब अपने एम्पायर के लोगों की वैसी केयर करना चाहते थे जैसे एक फादर अपने बच्चों की केयर करता है। इसीलिए वो उनको भी धम्मा का कॉन्सेप्ट समझाना चाहते थे। अशोका बुद्धा जी की टीचिंग से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। काफी सारी ऐसी चीजें थी जो अशोका को परेशान करती थी। उन्हें लगता था कि उनके एम्पायर में लोग अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से काफी बार कॉन्फ्लिक्ट होता है उनके बीच। एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता है, स्लेव्स और सर्वेंट्स को इल ट्रीट किया जाता है, फैमिलीज में, नेबर्स के बीच में लड़ाई होती है, क्वारल्स होते हैं। अशोका को लगता था कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करें और सब पीसफुली रह पाएं। इसलिए उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जिनका नाम था धम्मा महामत्ता। ये जगह जगह जाके लोगों को धम्मा के बारे में सिखाते थे। अशोका ने अपना मैसेज रॉक्स और पिलर्स पे भी इंस्क्राइब कराया था, और इन ऑफिशियल्स का काम ये भी था कि जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है उनको अशोका का मैसेज पढ़ के समझाया जाए। अशोका ने अपने मैसेंजर्स को भी अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग लैंड्स में सेंड किया था, जिससे वो धम्मा का कॉन्सेप्ट दूर दूर तक फैला सके। कौन से लैंड्स? सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। अशोका ने लोगों के वेलफेयर के लिए और भी स्टेप्स लिए थे, जैसे उन्होंने रोड्स बिल्ड कराई, वेल्स डग कराए जिससे लोगों को पानी मिल सके, रेस्ट हाउसेस बनवाए हाईवेज पे, और ह्यूमंस और एनिमल्स की मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके इसके अरेंजमेंट्स की। अशोका यूज्ड टू केयर फॉर एवरीथिंग व्हिच हैज लाइफ। एवरी लिविंग बीइंग वाज इम्पोर्टेंट। वो बुद्धिस्ट टीचिंग से भी इंस्पायर्ड थे, तो आपको मालूम है बुद्धिज्म ऑल्सो टीचेस अहिंसा टू एवरी लिविंग बीइंग। अशोका's मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स। अशोका काफी इंस्क्रिप्शंस करवाते थे, और उसमें से कुछ इंस्क्रिप्शंस उनके सब्जेक्ट्स के लिए, उनके एम्पायर के लोगों के लिए उनका मैसेज होता था। अशोका का मानना था कि लोग किसी भी रीजन से जब रिचुअल्स कराते हैं तो वो रिचुअल्स यूजफुल नहीं होते हैं। उनका मानना था कि रिचुअल्स कराने के बजाय अगर आप कुछ और प्रैक्टिसेस फॉलो करें तो वो कहीं ज्यादा फ्रूटफुल होगा। कैसी प्रैक्टिसेस? जैसे स्लेव्स और सर्वेंट्स से ढंग से बिहेव करें, बड़ों की इज्जत करें, सारे क्रीचर्स को, सारे लिविंग बीइंग्स को कंपैशन के साथ ट्रीट करें, ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को गिफ्ट दें। वो मानते थे कि अपने रिलीजन की बढ़ाई करना या दूसरे के रिलीजन की बुराई करना दोनों ही गलत है।
एवरीवन शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन। अगर कोई अपने रिलीजन की तारीफ कर रहा है या दूसरे के रिलीजन की बुराई कर रहा है तो वो एक्चुअली अपने ही रिलीजन को ज्यादा हार्म कर रहा है। इसीलिए सबको सिर्फ सारे रिलीजन्स का मेन कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, मेन आइडिया समझना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो एज यू कैन सी, अशोका वॉज अ वेरी वाइज रूलर जो पीस के सपोर्टर थे। इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका भी ये मानना था कि अशोका के जो एडिक्ट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आज भी रेलेवेंट हैं और हम इनसे आज भी काफी कुछ सीख सकते हैं। मौर्यन पीरियड का एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर भी है जिसको हम कहते हैं रामपुरवा बुल। इट इज अ पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर। ये मौर्यन पिलर जो रामपुरवा बिहार में है वहां पे मिला था हमें और अभी इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये स्टोन स्कल्पचर बहुत अच्छे से डिपिक्ट करता है उस समय के स्कल्प्टर्स की स्किल। अब आते हैं स्क्रिप्ट्स पे। काफी सारी मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स जो हैं ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट से डेवलप हुई हैं और ये एक बार में नहीं हुआ था। दिस चेंज हैपेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, हम लेटर ए लेते हैं और देखते हैं कि अलग अलग स्क्रिप्ट्स में उसको कैसे लिखा जाता है। अर्ली ब्रह्मी में कैसे लिखा जाता था, फिर हिंदी, बंगाली, मलयालम एंड तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस ब्रह्मी स्क्रिप्ट से ही डेवलप हुई हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि उस समय हमारे सबकॉन्टिनेंट पे क्या हो रहा था। अब आते हैं कि उस समय चाइना में क्या हो रहा था। आज से अराउंड 2400 ईयर्स पहले, मतलब मौर्यन एम्पायर स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले, चाइना के एम्परर्स ने ग्रेट वॉल बनवाना शुरू कर दिया था। ग्रेट वॉल बनवाने का पर्पस ये था कि वो एम्पायर के नॉर्दर्न फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे पैस्टोरल लोगों से। पैस्टोरल पीपल वो होते हैं जो नोमैडिक होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और कहीं सेटल नहीं होते हैं। दे मे और मे नॉट बी डेंजरस। फ्रंटियर्स मतलब बॉर्डर्स, तो ऑब्वियसली लड़ाई होती थी, बॉर्डर्स शिफ्ट होते थे एंड बिकॉज द बॉर्डर्स केप्ट शिफ्टिंग, इसीलिए ग्रेट वॉल में एडिशंस होते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स। इसी वजह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतनी बड़ी बन गई है। दिस वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर्स लॉन्ग, स्टोन और ब्रिक से बनी हुई है और इसके टॉप के अलॉन्ग पे एक रोड भी है। Several thousand people work to build this wall और इसके 100 से 200 मीटर्स के डिस्टेंसेस पे वॉच टावर्स भी बने हुए हैं क्योंकि ऑब्वियसली इतनी लंबी वॉल है कि इसका प्रोटेक्शन करना जरूरी है। एक्चुअली जो ग्रेट वॉल है वो एक सिंगल वॉल नहीं है, वो कई वॉल्स को कंसिस्ट करती है और काफी जगह पे वो वॉल्स पैरेलल हैं एक दूसरे से। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स बनी है तो कुछ हिस्सा पुराना है, कुछ टूट गया, कुछ अभी भी नया है और अच्छे से प्रिजर्व्ड है। सो जो सबसे अच्छे से बेस्ट प्रिजर्व्ड वर्जन ऑफ द ग्रेट वॉल है, दैट वाज बिल्ट बाय द मिंग डायनेस्टी। आपको एक फन फैक्ट और बता देती हूँ जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। द ग्रेट वॉल वाज डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987। यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया था 1987 में। इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।